कहानी की शुरुआत में हम सहरा, जूनो और बेथ नाम की तीन लड़कियों को देखते हैं जो एंजॉय करते हुए रिवर राफ्टिंग कर रही थी। अब राफ्टिंग के बाद सहरा अपने हस्बैंड और बेटी के साथ घर के लिए निकल जाती है, जहां रास्ते में एक वैन से टकराकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हस्बैंड की स्पॉट पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सहरा का ट्रीटमेंट चल रहा था। जब सहरा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड और बेटी की उस एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। इस कारण सहरा बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है और हॉस्पिटल में बेथ को देख दौड़ते हुए उसके पास जाती है। फिर बेथ से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बेथ सहरा को अपने साथ जूनो के घर ले जा रही होती है। दोस्तों, जूनो उन दोनों की ही कॉमन फ्रेंड है। इसे मूवी की शुरुआत में रिवर राफ्टिंग करते हुए दिखाया था। अब रास्ते में जाते वक्त बेथ सहरा को परेशान होता देखती है, जिस पर सहरा बताती है कि वो अभी भी उसकी फैमिली को नहीं भूल पा रही है, इसीलिए उसे कहीं पर भी जाने का मन नहीं था। असल में सहरा ने उस एक्सीडेंट के बाद लाइफ एंजॉय करना छोड़ दिया था, लेकिन बेथ के मनाने पर वो उसके साथ आने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद वो दोनों अपनी फ्रेंड जूनो के घर पहुंच जाती हैं, जो कि एक सुनसान जगह पर जंगल के बीच बना हुआ था। बेथ और सहरा देखती हैं कि जूनो के घर पर पहले से ही उसकी तीन फ्रेंड्स मौजूद थी, जो पार्टी करते हुए प्लान बनाती हैं कि वो नेक्स्ट डे ट्रैकिंग के लिए निकलेंगी। अब अगले दिन सभी ट्रैकिंग के लिए रेडी हो जाती हैं और अपनी कार से ट्रैकिंग की जगह पर जाने लगती हैं। उनका प्लान अंडरग्राउंड केव में जाने का था, जिसके लिए उन्हें अपनी कार को किसी जगह पार्क करके पैदल ही जाना होगा। वो उस जगह पहुंचकर अपनी कार रोकती हैं और वहां से पैदल अंडरग्राउंड केव के लिए जाने का डिसाइड करती हैं। अब क्योंकि ये एरिया जूनो का है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड्स को इस ट्रिप में गाइड करने वाली थी। जूनो के पास एक गाइड बुक भी होती है, जिसमें वहाँ की अंडरग्राउंड केव और उस केव के मैप के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन जूनो उस बुक को कार में ही रख देती है, क्योंकि वो उस बुक को अपने साथ रखना जरूरी नहीं समझती। इसके बाद वो सभी वहां से पैदल ही केव की ओर जाने लगती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक केव दिखती है, जो गहरे गड्ढे की तरह दिखाई देती है, इसीलिए वो सभी एक एक करके अपनी रस्सियों की मदद से उस केव में उतरने लगती हैं। उतरने के बाद जब ऊपर देखती हैं तो उन्हें बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है, जिससे वो आगे बढ़ने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाती हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इस खूबसूरत नजारे के बाद उन्हें आगे क्या क्या दिखने वाला था। अब उन लड़कियों को वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। इस पर रेबेका नाम की फ्रेंड जूनो से आगे जाने का रास्ता पूछती है। इस पर जूनो बताती है कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक टनल का रास्ता है, जहाँ से वो सभी केव से बाहर निकल जाएंगे। अब सभी केव में बनी टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगती हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और खंडहर की तरह दिखने वाली जगहें थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्हें अब यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब वो सभी मिलकर रास्ता खोजने लगती हैं, जहां उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, जिसे देख रेबेका जूनो से कहती है कि उन्होंने गाइड बुक में जिस जगह के बारे में देखा था, यह जगह उससे बहुत डिफरेंट है। इस पर जूनो कहती है कि उसे बुक्स में लिखी बातें और मैप पर भरोसा नहीं है। इसके अलावा जूनो कहती है कि उसे यहाँ मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद वो सभी लड़कियां उस छोटे रास्ते से आगे बढ़ने लगती हैं। तभी सहरा उस रास्ते में फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। इस कारण वो घबरा जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये देखकर बेथ सहरा के पास आती है और उसे शांत कराते हुए घबराने से मना करती है। अब बेथ सहरा को मोटिवेट करते हुए कहती है कि वो ऐसे निकल सकती है और उसे बिना घबराहट के आगे बढ़ना होगा। तभी सहरा बताती है कि उसका रस्सी वाला बैग पीछे ही छूट गया है, इसीलिए सहरा उस बैग को लेने के लिए पीछे की ओर मूव करती है। इस कारण सहरा के ऊपर वाला पत्थर हिलने लगता है, जिसे देख बेथ सहरा को बैग के बिना ही आगे बढ़ने का कहती है, क्योंकि अगर वो पत्थर सहरा पर गिर जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर जैसे ही सहरा उस रास्ते से आगे बढ़ती है तो उस रास्ते के सारे पत्थर गिरने लगते हैं और सहरा उनसे बचकर बाहर निकल आती है। लेकिन पत्थर गिरने की वजह से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है, जहाँ से अब वो वापस नहीं जा सकते थे। तभी रेबेका कहती है कि गाइड बुक में यहाँ से बाहर निकलने के 3 रास्ते थे, जिनमें से एक बंद हो गया है और 2 अभी भी बाकी हैं। इसीलिए वो जूनो से उन 2 रास्तों के बारे में पूछते हुए उसकी गाइड बुक निकालने का कहती है। इस पर जूनो बताती है कि वो गाइड बुक को कार में ही छोड़ आई है। जूनो के ऐसा बोलने पर सभी फ्रेंड्स शॉक हो जाती हैं और जूनो पर गुस्से में चिल्लाने लगती हैं। तभी जूनो कहती है कि उस गाइड बुक को यहाँ लाने में कुछ फायदा नहीं था, इसीलिए ही उसने बुक को कार में ही छोड़ दिया। ये सुन अब सभी समझ चुकी थी कि वो गलत केव में आ गई हैं। असल में वो जिस केव को एक्सप्लोर करने वाली थी वो कोई दूसरी केव थी। साथ ही उन सभी के यहाँ आने की खबर बाहर किसी को भी नहीं थी और उन्हें इस केव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यानी अगर वो यहाँ फंस जाती हैं तो उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, जिससे वो सभी फंस कर यहीं मर जाएंगी। इसके बाद हॉली नाम की फ्रेंड जूनो से इस केव का नाम पूछती है। इस पर जूनो बताती है कि वो यहाँ पहली बार आई है और इस केव में उनसे पहले कोई भी नहीं आया था, इसीलिए जूनो यहाँ आकर उस केव को एक्सप्लोर करना चाहती थी। यानी जूनो को पता था कि वो गलत केव में जा रहे हैं और उसने यहाँ एक्सप्लोर करने के कारण किसी को ये बात नहीं बताई थी। अब जूनो कहती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ना होगा और अगर वो यहीं रुके तो सभी लोग मारे जाएंगे। अब सभी लड़कियां फिर से टनल की तरफ बढ़ने लगती हैं, जहाँ से निकलकर वो एक खाई वाली जगह पर पहुंच जाती हैं। फिर सभी अपनी अपनी माउंटेन क्लिप लगाकर रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगती हैं, जहाँ सभी ऊपर चढ़ जाती हैं और बस यहाँ जूनो बची होती है। अब जैसे ही जूनो ऊपर चढ़ती है तो एक क्लिप पत्थर से निकल जाती है, इस कारण जूनो नीचे गिरने से बाल बाल बचती है। फिर वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद ऊपर उन्हें एक क्लिप मिलता है, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे इस केव में उनसे पहले भी कोई आ चुका था। तभी बेथ कहती है कि अगर इस केव में पहले भी कोई आ चुका है और इस रास्ते पर उसका क्लिप है तो इसका मतलब वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। तभी सैम उस माउंटेन क्लिप के बारे में बताते हुए कहती है कि वो बहुत पुराने टाइम का क्लिप है, अगर यहाँ से कोई बाहर निकला होगा तो वो इस केव का नाम जरूर रखता। अब सभी को कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ती हैं, जहाँ उन्हें एक
एक पत्थर पर बनी कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं। इन इमेजेस में से एक इमेज पर केव के रास्तों के बारे में लिखा हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग केव में बस 2 ही रास्ते हैं, जिसमें एक रास्ता अंदर आने का था और दूसरा बाहर जाने का। यानी वो सभी जिस रास्ते से आए हुए थे वो केव में आने का रास्ता था और अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। यहाँ जूनो को बाहर निकलने का एक क्लू मिलता है, इससे सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। असल में जूनो अपनी लाइटर को जलाकर हवा की डायरेक्शन चेक करती है, इससे उसे एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब वो सभी एक एक करके उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती हैं, जहाँ उन्हें निकलने का रास्ता भी दिखाई देता है। तभी उन्हें सन लाइट दिखाई देती है, जिसे देख हॉली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बाहर निकलने का रास्ता है। इसीलिए हॉली तेजी से भागते हुए सन लाइट की ओर जाती है। हालांकि जूनो उसे वहां जाने से रोकती है और बताती है कि वो सन लाइट नहीं है, पर हॉली वहां चली जाती है और अचानक एक गहरी खाई में गिर जाती है। इस कारण उसके पैर की एक हड्डी टूट जाती है, जिस कारण वो वापस ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। इसीलिए उसकी फ्रेंड्स उसे लेने के लिए नीचे जाती हैं, जहां वो हॉली के पैर में पट्टी बांधकर उसका खून रोकती हैं। इस दौरान सेरा टॉर्च से रास्ता देखने लगती है और तभी उसे एक अजीब क्रीचर पानी पीते हुए दिखाई देता है। वो क्रीचर एक इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। इन क्रीचर्स को मूवी में क्रॉलर नाम दिया गया है। सेरा उसे देख बहुत डर जाती है। तभी सेरा के पास जूनो आ जाती है, जिसे सेरा उस क्रीचर के बारे में बताती है। इसीलिए जूनो टॉर्च से इस जगह पर चेक करती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि तब तक क्रॉलर जा चुका था। अब वो क्रॉलर के न दिखने के कारण जूनो सेरा पर यकीन नहीं करती। इसके बाद सेरा जूनो को समझाने की कोशिश करती है कि उसने सच में वहाँ क्रीचर देखा था, पर जूनो को लगता है कि सेरा के डर के कारण वो ऐसा बोल रही है। अब सेरा बाकी की फ्रेंड्स को उस क्रीचर के बारे में बताती है कि उसे पहले से ही यहाँ पर किसी और के होने का एहसास था। फिर जब उसने इंसान जैसे दिखने वाली क्रीचर को पानी पीते दिखा तो उसका शक सच में बदल गया, पर अभी भी कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। इस पर सेरा सभी से कहती है कि अगर वो क्रीचर नहीं है तो शायद कोई इंसान ही होगा, इसीलिए उन्हें उस इंसान को ढूंढना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। सेरा की बातें सुनकर जूनो फिर से उसे कहती है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, जो उसे डर लगने के कारण हो रही है, और जैसा उसे महसूस हो रहा है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी रेबेका सेरा को समझाने लगती है कि उन्हें यहाँ पर रुककर बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रेंड हॉली इंज्यूर्ड है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। अब वो लोग वहाँ से ऊपर जाकर एक रास्ते से निकलने लगते हैं, जहाँ रेबेका को एक जगह से सन लाइट आती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो सभी को उस डायरेक्शन में चलने का कहती है। इसे सुनकर जूनो बताती है कि वो सन लाइट नहीं है बल्कि एक केमिकल है जो अंधेरे में चमकता है, और हॉली ने भी इसे सन लाइट समझ लिया था, इसी वजह से उसका पैर इंज्योर्ड है। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद जूनो अपना लाइटर जलाकर हवा की डायरेक्शन देखने लगती है, क्योंकि हवा जिस डायरेक्शन से आएगी वहीं बाहर निकलने का रास्ता होगा। अब वो एक जगह पर रुक जाते हैं और अपने कैमरे से नाइट मोड में उस जगह को देखने लगते हैं, जिसमें उन्हें बहुत सारे जानवरों की हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, जिससे वो सभी डर जाती हैं। अब जूनो फिर से सही डायरेक्शन के लिए लाइटर जलाती है, लेकिन वहाँ कहीं से भी हवा नहीं आ रही होती, इस कारण वो सभी अब और भी डर जाती हैं। इसी दौरान सेरा बहुत पैनिक हो जाती है और चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है। तभी अचानक क्रॉलर वहाँ जाता है, जिसे देख सभी डर जाती हैं और डर कर चीखने लगती हैं। इसके बाद क्रॉलर ऊपर की ओर भागकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब सेरा सबसे कहती है कि उसने पहले ही सभी को बताया था, लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं हुआ। अब सभी लड़कियां समझ जाती हैं कि सेरा जो भी कह रही थी वो सब सही था, पर सैम कहती है कि सेरा ने कहा था कि वो क्रीचर इंसानों की तरह दिख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कोई अलग ही दिखने वाला क्रीचर है जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्रीचर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। इसके अलावा उन्हें यहाँ से जाने का कोई रास्ता समझ नहीं आता, इस वजह से वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि क्रॉलर की थी। वो सभी आवाज सुनकर काफी डर जाती हैं और इधर उधर भागने लगती हैं। जूनो ने अपने हाथ में एक फ्लेयर जलाकर रखी हुई थी, इसे सेरा बुझाने का कहती है। अब जैसे ही लाइट ऑफ होती है तभी वहाँ क्रॉलर आकर उन पर अटैक कर देता है, जो कि हॉली के गले को काट कर उसे जान से मार देता है और फिर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जूनो ये देख क्रॉलर को हॉली की बॉडी ले जाने नहीं देती और क्रॉलर को अपने पास रखी पिकैक्स से मार डालती है। इसी दौरान सेरा क्रीचर से बचने के लिए भागती है और किसी गहरी जगह में जाकर गिर जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। इधर जूनो को उसके पीछे क्रॉलर के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो पीछे मुड़कर अटैक कर देती है, पर वहाँ कोई क्रॉलर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड बेथ थी, जिसका गला जूनो के अटैक करने पर कट गया था। जूनो ये देख बहुत घबरा जाती है और बेथ को उसकी घायल कंडीशन में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सेरा को जब होश आता है तो उसे अपने पास क्रीचर के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो कैमरा के नाइट मोड को ऑन करके देखती है, जिसे अपने आसपास कई क्रीचर यानी कि क्रॉलर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने से सेरा को पता चलता है कि वो क्रीचर अंधेरे में नहीं देख सकते। असल में क्रॉलर लाइट और साउंड से अट्रैक्ट होते हैं और अपने शिकार को पकड़कर खा लेते हैं। सेरा देखती है कि क्रीचर उसके पास होते हुए भी उस पर अटैक नहीं कर रहा है। असल में क्रॉलर उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे, यानी क्रॉलर से बचना है तो कोई भी मूवमेंट किए बिना उनसे दूर भागना होगा। इधर सैम और रेबेका ऊपर रखे पत्थर पर छुपी होती हैं, जब उनके पास एक क्रॉलर आ जाता है। उन दोनों के पास कोई लाइट न होने के कारण वो क्रॉलर उन्हें भी नहीं देख पाता। वो दोनों भी ये बात समझ जाती है कि क्रीचर उन्हें देख नहीं पा रहा है, इसीलिए वो कोई भी मूवमेंट नहीं करती। इसके बाद क्रॉलर वहाँ से जाने लगता है। तभी सैम की वॉच का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुन क्रॉलर वापस उनकी ओर आने लगता है। सैम उस क्रीचर को अपने पास आता देख जल्दी से अपनी वॉच को निकाल कर फेंक देती है और क्रॉलर की अटैक से बच जाती है। इसके बाद दोनों को जूनो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो दोनों जूनो की आवाज फॉलो करते हुए उसके पास जाने लगती हैं। इस दौरान एक क्रॉलर वहां आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। क्रॉलर सैम को मारने वाला था कि तभी जूनो वहां जाती है और उस क्रॉलर को जान से मारकर सैम की जान बचा लेती है। इसके बाद जूनो उन दोनों को बताती है कि क्रीचर ने बेथ को इंज्योर्ड कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा उसे सेरा का भी कोई पता नहीं है। तभी जूनो सैम
उनसे उस क्रीचर के बारे में पूछती है। सैम जो कि एक डॉक्टर है वो बताती है कि क्रीचर उन्हें ना तो देख सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रीचर गुफा में रहते हैं और चमगादड़ की तरह अंधे होते हैं जो लाइट और साउंड को फॉलो करके अपने शिकार करते हैं। अब जूनो कहती है कि वो क्रीचर अपने शिकार के लिए इस केव से बाहर जरूर आते होंगे, इसीलिए वो सब उसी रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा जूनो को वहां से बाहर निकलने का कुछ क्लू मिला है। वो कहती है कि जो भी इन क्रीचर्स को यहाँ लाया है उसने एक पत्थर पर बाहर जाने के निशान लगाए हुए थे। असल में जूनो ने एक पत्थर पर एरो का निशान देखा था जिसे वो बाहर जाने का रास्ता समझ रही होती है। इसके बाद सैम और रेबेका जूनो को यहाँ से बाहर निकलने का कहती है, लेकिन जूनो सेरा के बिना बाहर निकलने से मना कर देती है और सेरा के वहाँ आने का इंतजार करने का कहती है। इधर सेरा फ्लेयर जलाकर आगे बढ़ती है जहाँ उसे बैथ दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल थी। बैथ सेरा को बताती है कि जूनो ने उसके गले को काट दिया था और उसकी हेल्प किए बिना वो उसे इस हाल में छोड़कर भाग गई। इसीलिए बैथ सेरा को जूनो पर ट्रस्ट करने से मना करती है। साथ ही एक ब्रेसलेट देते हुए सेरा को बताती है कि वो ब्रेसलेट पॉल यानी सेरा के हस्बैंड का है जो कि पॉल ने जूनो को दिया था। सेरा उस ब्रेसलेट पर लिखा हुआ नाम देखती है जिस पर लव जे लिखा हुआ था। सेरा अब समझ जाती है कि पॉल और जूनो के बीच अफेयर था और उसे दोनों ने मिलकर चीट किया था। इसके बाद सेरा बैथ को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन बैथ उसके साथ चलने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि अब वो नहीं चल सकती। इसीलिए सेरा को अकेले ही वहां से जाने का कहती है। साथ ही बैथ सेरा को जान से मारकर दर्द से राहत देने का कहती है। अब सेरा अपनी फ्रेंड को मार नहीं सकती थी, मगर उसे पता था कि अगर उसने बैथ को नहीं मारा तो वो क्रीचर बैथ को जिंदा ही खाने लगेंगे जो कि बहुत दर्दनाक मौत होगी। इसीलिए वो बैथ को मारने का डिसीजन लेती है और बैथ का गला दबाकर उसे जान से मार देती है। इस दौरान वहां पर क्रोलर आ जाता है जो सेरा पर पीछे से अटैक कर देता है और वो क्रोलर से बचकर उसे जान से मार डालती है। लेकिन तभी अचानक वहां दूसरा क्रोलर आ जाता है और वो उसे भी जान से मार डालती है। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़कर बाकी की फ्रेंड्स के पास जाने लगती है। यहाँ जूनो और उसकी दो फ्रेंड्स के पास बहुत सारे क्रोलर आ जाते हैं जो सैम और रेबेका को बुरी तरह मार डालते हैं और जूनो किसी तरह उनसे बचकर छुप जाती है। तभी वहाँ सेरा पहुंच जाती है, जिसके बाद सेरा जूनो से बैथ के बारे में पूछती है। इस पर जूनो बताती है कि बैथ मर चुकी है। ये सुनने के बाद सेरा जूनो से पूछती है कि क्या उसने बैथ को मरते हुए देखा था। जूनो इस सवाल का हाँ में जवाब देती है। इस दौरान वहाँ बहुत सारे क्रोलर आ जाते हैं जो दोनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये क्रोलर ज्यादा पावरफुल नहीं थे, इसीलिए दोनों मिलकर उन्हें आसानी से मार देती हैं। उन्हें मारने के दौरान सेरा के हाथ में जूनो की पिकैक्स आ जाती है जो कि जूनो का वेपन था। इसके बाद जूनो सेरा के हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है और उसे सेरा के पास देखकर शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो ब्रेसलेट सेरा के पास कैसे आया। तभी उन्हें क्रोलर्स के आने की आवाज आने लगती है। क्रोलर्स वहां आ पाते इससे पहले सेरा जूनो पर वेपन से अटैक कर देती है और उसे इंजर्ड करके वहां से भाग जाती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां क्रोलर्स आ जाते हैं जो जूनो को जान से मार डालते हैं। जूनो की चीख सुनकर सेरा समझ जाती है कि उसे क्रीचर्स ने मार डाला। इसके बाद सेरा वहां से ऊपर चढ़ती है और हाथ फिसलने की वजह से वो भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सेरा को जब होश आता है तो वो ऊपर से एक सनलाइट आते हुए देखती है। इसे फॉलो करते हुए वो ऊपर जाने लगती है और फाइनली उस केव से बाहर निकल जाती है। फिर अपनी कार में बैठकर वहां से भागती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी कार को साइड में रोक देती है क्योंकि ज्यादा टाइम तक उस केव में होने के कारण उसे वॉमिट हो रही थी। अब जैसे ही वो दोबारा कार में बैठती है तो उसे साइड सीट पर जूनो दिखती है। इसकी बॉडी पर खून ही खून लगा हुआ था। उसे देख सेरा बहुत डर जाती है और डरकर चीखने चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सेरा अभी भी केव में ही फंसी हुई थी और उसे केव से निकलने के इल्यूजन आ रहे थे। इसके बाद सेरा अपने सामने पड़ी फ्लेयर को जलते हुए देखती है। तभी उसे एक और इल्यूजन आता है जो कि उसकी बेटी जैसिका के बर्थडे का था। सेरा को फील होता है कि जैसिका उसके सामने केक लेकर बैठी हुई है, इसीलिए वो कंटिन्यू एक ही जगह पर देखती रहती है। अब सेरा शायद माइंड से डिस्टर्ब हो चुकी थी। तभी हमें उन क्रोलर्स की आवाज सुनाई देती है जो कि सेरा के पास उसका शिकार करने आ रहे थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।